आज देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का परिचय। इस अनुच्छेद में हम आव्यूहों के योग, अंतर और घटाना यानी योग, अंतर और गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्रिया हमको पढ़ना है योग, घटाना और गुणा। योग, घटाना और गुणा संक्रिया पर अध्ययन करेंगे। दो आव्यूहों को हम योग की संक्रिया आप देखते हैं। योग का संक्रिया या योग, दो आव्यूह तभी जोड़े जाएंगे जब उनकी कोटि आपस में बराबर हो। यहां लिख सकते हैं आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग। दो आव्यूह ए और बी का योग तभी अस्तित्व में होगा जब उनकी कोटि आपस में बराबर हो। जब उनकी कोटि आपस में बराबर नहीं होंगे तो किसी भी दो आव्यूह का योग संभव नहीं है। यदि दो आव्यूह, मान लेते हैं कि ए आव्यूह, इसका आव्यूह ए आई जे ए एम गुणे एन है, कोई दूसरा आव्यूह बी बराबर लिख लेते हैं बी आई जे, ये संकेत रूप में है, माना कि ये कोई आव्यूह है, इसका भी क्रम वही रहेगा, तभी जाकर के इसको जोड़ पाएंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो यहां पर लिखेंगे कि a प्लस बी को जब जोड़ा जाएगा तो ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका क्रम भी वही रहेगा। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि दो आव्यूहों की कोटि आपस में बराबर हो तो उन दोनों आव्यूहों का योग अस्तित्व में होगा और उनका योगफल का जो कोटि होगा उनकी कोटि के बराबर होगा। अगर a बराबर ए आई जे, इसका कोटि है m गुणे n, इसका कोटि है m गुणे n, अगर ये कोटि आपस में बराबर है तभी इनका योग अस्तित्व में होगा, यानी इनका योग संभव है, अन्यथा योग संभव नहीं है। जैसे दो आव्यूहों का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। a प्लस बी का जोड़, इसका संगत अवयव, इसका संगत अवयव, माने इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा अवयव, इसका तीसरा, इसका तीसरा, जब जोड़ देंगे तो a प्लस बी का योग कहलाएगा। जैसे उदाहरण पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर a बराबर लिखा जाए, ये 2 3 4, यहाँ पर 1 5 0, इसका जो क्रम है ये 2 गुणित 3 है, ये 2 गुणित 3 इसका क्रम है। कोई आव्यूह b लिख देते हैं, b बराबर मान लेते हैं 1 5 2 1 6 7, यहाँ पर भी इसका क्रम 2 गुणित 3 है, इसका क्रम बराबर है, 2 गुणित 3 ये भी है, 2 गुणित 3 ये भी है, तो इनका योग संभव है, यानी इनका क्रम 2 गुणित 3, इसका भी क्रम 2 गुणित 3, तो इनका योग अस्तित्व में होगा। अगर इसमें हम लिखेंगे कि a प्लस बी, तो जब जोड़ना है तो पहले वाले अवयव को लिखेंगे 2 3 4 1 5 0, इसका क्रम लिख देंगे 2 गुणित 3, प्लस ये जोड़ देंगे 1 5 2 1 6 7, और ये लिखेंगे 2 गुणित 3। इनको जब जोड़ा जाएगा तो इनके है क्रम यानी कोटि बराबर है, तो इनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। संगत जैसे 2 और 1 3, 3 और 5 8, 4 और 2 6, 1 1 2 5 और 6 11, 0 और 7 7, इसका भी क्रम वही मिलेगा 2/3 का। ये इसका योगफल हो गया, दो आव्यूहों का योगफल। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि दो आव्यूहों की कोटि आपस में बराबर हो तो इनका योगफल अस्तित्व में होगा और उनका योगफल उन कोटि के बराबर होगा। अगर कोई आव्यूह a बराबर ए आई जे गुणित ए आई जे का कोटि m n है, b आव्यूह का कोटि m गुणित n है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो इनका भी कोटि m गुणित n प्राप्त होगा। दो आव्यूहों का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। ये आव्यूहों का योग हो गया। अब देखते हैं इसके आगे आव्यूहों के योग के गुणधर्म। आव्यूहों के योग के गुणधर्म क्या है देखते हैं। आव्यूह के योग के गुणधर्म में पहला क्रम विनिमय नियम। यदि दो आव्यूह ए बराबर, मान लेते हैं कि ए बराबर, ये जो आव्यूह है ए आई जे का क्रम है यम गुणे एन, और कोई दूसरा आव्यूह है बी बराबर बी आई जे गुणे यम गुणे एन, तो
तो अभी इसके पीछे पड़े हैं कि दो अवयवों को जोड़ा तभी जाएगा जब उनकी कोटि आपस में बराबर हो। तो इनका कोटि आपस में बराबर हो, तो जब इनका कोटि आपस में बराबर है तो इनका a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अर्थात इनको क्रम विनिमय का मतलब कि जैसे क्रम विनिमय में कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। इनके क्रम को बदल देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 करेंगे तो ये भी जोड़ 5 होगा, इसका भी जोड़ 5 होगा, यानी कि इनके क्रम को बदल देने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको देखते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी का जब जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए आई जे, इसका क्रम हो जाएगा यम गुणे यन, प्लस ये हो जाएगा बी आई जे, इसका क्रम हो जाएगा यम गुणे यन। यहाँ पर बराबर हो सकता है, या इसको देखो हल करके बी गुणित ए के बराबर लाते हैं, इसको हल करके बी बराबर ए के बराबर लाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जब इनको जोड़ा जाएगा तो योग के नियम से ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये हो जाएगा, इसका भी क्रम वही रहेगा, इसका भी क्रम वही रहेगा। ये एक संख्या होता है, जोड़ने पर एक संख्यात्मक मान होता है, तो किसी भी संख्या को आगे पीछे करने से इसके योग में अंतर नहीं होता है। इसको आगे कर लेंगे बी आई जे प्लस ए आई जे, ये हो जाएगा इसका कोट यम गुणे यन। इनको अलग अलग कर लेंगे तो बी आई जे एम एन प्लस ए आई जे एम एन। तो देख रहे हैं कि ये b का मान है, b का मान है और यह a का मान है। तो देख रहे हैं कि a प्लस बी को जब हल कर रहे हैं तो b प्लस ए के बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अवयव का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे a बराबर कोई क्रम हमको दिया जाए, जैसे 2 3 5 6, b बराबर दिया जाए 1 2 3 4, इसका भी क्रम 2 गुणे 2 है, इसका भी क्रम 2 गुणे 2 है। इनको यदि जोड़ेंगे a प्लस बी, तो इसको जोड़ करके देखते हैं। यहाँ पर 2 3 5 6 a का मान और a प्लस b का मान 1 2 3 4। जोड़ में इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 6 और 4 10, ये a प्लस b का मान हुआ। यदि b प्लस ए कर लें तब b प्लस ए जब करेंगे तो यहाँ b का मान लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ प्लस a का मान लिखेंगे 2 3 5 6। इनके संगत अवयवों को जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 6 4 10। देखो ये b प्लस ए हो गया। तो b प्लस ए और a प्लस बी का मान देख रहे हैं बराबर आ रहा है। तो अतः कह सकते हैं कि दो अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये इसका पहला गुण हो गया। देखते हैं दूसरा गुण साहचर्य नियम। मान लेते हैं, माना 3 अवयव लिखेंगे यहाँ पर, माना 3 अवयव ए आई जे, इसका क्रम भी यम गुणे यन, कोई बी आई जे, इसका भी क्रम यम गुणे यन, और कोई अवयव सी बराबर दिया गया है सी आई जे यम गुणे यन। तो साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं इसको देखते हैं। तो साहचर्य नियम होता है a प्लस बी और a प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। इस नियम का ही अगर देखो इसका मान अगर इसके बराबर आ जाता है तो कह सकते हैं कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है। चलो a की जगह पर लिखेंगे a आई जे, इनका क्रम है यम गुणे यन, प्लस b की जगह पर b आई जे, इनका भी क्रम है यम गुणे यन, ये एक कोष्टक में हो गया। और ये प्लस सी की जगह पर है सी आई जे यम गुणे यन। देखेंगे इनको हल करके इसके बराबर हमको लाना है। हम यहाँ पर योग की परिभाषा से जानते हैं कि जब इनका कोटि बराबर है तो इनके संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका जो क्रम हो जाएगा यम गुणे यन होगा, और ये हो जाएगा सी आई जे एम गुणे यन,
अब ख्याल करते हैं, इसको जब हम लोग यहाँ से क्रम बराबर हो गया तो इसको जब लिखा जाएगा, इसको कोष्टक को अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे एम एन, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और इनका सबका कोटि बराबर है तो एम एन हो जाएगा, यम गुणे एन, यम बाई एन। इनको लिख सकते हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एक कोष्टक में, और यहाँ एम एन, एम बाई एन, एम बाई एन इसको अलग कर दो, ए आई जे एम बाई एन, इनको अलग कर दो, बी आई जे प्लस सी आई जे एम बाई एन। ख्याल करेंगे ए आई जे की जगह पर लिख सकते हैं ए यहाँ प्लस है, और प्लस ये कोष्टक लग रहा है बी आई जे की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, कोष्टक में लगा देते हैं बी आई जे, जब इसमें गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी का मान। एक लाइन और लिख लेते हैं, ए आई जे एम एन, इनको लिखा जा सकता है कोष्टक में बी आई जे एम एन, यहाँ प्लस है, ये प्लस सी आई जे एम एन। अब इसका मान उठा के भर लो, यहाँ ए आई जे एम एन की जगह पर लिखेंगे ए बड़ा कोष्टक, बी आई जे की जगह पर लिख सकते हैं बी, और इसके जगह पर लिख सकते हैं सी। तो देखो इसके बराबर ये आ गया, तो लिख सकते हैं कि आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन आव्यूह ए बी सी लिखे हुए हैं, तो ए प्लस बी कोष्टक प्लस सी, ये बराबर ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी के बराबर आ जा रहा है, अतः आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। देखेंगे योग के तत्समक का अस्तित्व, यदि प्रत्येक आव्यूह ए के लिए, जैसे ए आई जे यम गुणे यन इस क्रम का कोई आव्यूह है, तो इसके लिए यम गुणे यन क्रम का शून्य आव्यूह, ध्यान से सुनेंगे, शून्य आव्यूह को ओ से प्रदर्शित करते हैं। शून्य आव्यूह इस प्रकार अस्तित्व में होगा, शून्य आव्यूह इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि ए प्लस ओ एक शून्य आव्यूह है, शून्य जैसे इस तरह से कोई भी क्रम दिया गया हो इस तरह से, ये 2 गुणित 2 कोटि का आव्यूह हो जाएगा। ए प्लस ओ बराबर ओ प्लस ए बराबर ए आवे, तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह आव्यूह का तत्समक आव्यूह कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि योग की संक्रिया का तत्समक आव्यूह है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं तब शून्य आव्यूह, देखो ये शून्य आव्यूह माने ओ, ये शून्य आव्यूह एक ओ है, ओ से दिखाते हैं शून्य आव्यूह को योग की संक्रिया का तत्समक है। इनको समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ए बराबर, उदाहरण से समझते हैं, ए बराबर लिख दिया जाए 0 2 मान 2 0 5 3, और एक शून्य आव्यूह लिखा जाए 0 0 0 0, इसमें और इसको जोड़ने पर वही प्राप्त होना चाहिए, तो यह इसका तत्समक कहलाता है। तत्समक माने आइडेंटिफाई, किसी भी पद को उसमें जोड़े घटाएं तो उसके मान में कोई परिवर्तन न हो तो वह उसका तत्समक कहलाएगा। जैसे अगर इसको जोड़ लें ए प्लस 0 और 0 प्लस ए जोड़ें तो ए की बराबर होना चाहिए। जोड़ कर देखते हैं, ए की जगह पर 2 0 5 3, और ये ओ की जगह पर हो जाएगा 0 0 0 0, यहाँ पर ओ की जगह पर 0 0 0 0, ए की जगह पर 2 0 5 3। तो ये जोड़ने पर ए आना चाहिए। जोड़ के देखो 2 और 0, 2 आव्यूह जब समान कोटि के हैं तो उनके
संगत अवयवों को जोड़ने पर वह उनका योगफल कहलाता है। 2 और 0 को जोड़ देंगे 2, 0 और 0 को जोड़ देंगे 0, 5 0 5, 3 0 3, इनको जोड़ लो, ये वाला जोड़ देंगे 2 0 5 3। देख रहे हैं कि ये दोनों एक के बराबर आ जा रहा है, अतः इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो शून्य आव्यूह है, किसी प्रत्येक आव्यूह ए बराबर इतना के लिए ये एक तत्समक कहलाएगा। यानी यहाँ पर समझ लेते हैं, प्रत्येक आव्यूह ए के लिए यम गुणे यन क्रम का, जैसे इसका जो क्रम रहेगा वही क्रम इस ओ का भी रहेगा, शून्य आव्यूह का भी रहेगा। तो इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि ए प्लस शून्य आव्यूह बराबर शून्य प्लस वही आव्यूह का जोड़ यदि उस आव्यूह के बराबर हो जाए तो वह उसको तत्समक कहते हैं। अब देखते हैं इसके आगे। देखते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। यदि प्रत्येक आव्यूह कोई भी एक आव्यूह ले लेते हैं, जैसे ए बराबर लिखा जाए ए आई जे, इसका क्रम यम गुणित यन। तो यदि प्रत्येक आव्यूह ए बराबर इस तरह का एक प्रतीकात्मक आव्यूह है, यह इस के लिए एक आव्यूह के लिए एक आव्यूह माइनस ए बराबर माइनस ए आई जे यम गुणित यन अस्तित्व में होगा। ध्यान देंगे इस चीज को, इस प्रकार अस्तित्व में हो, इस प्रकार अस्तित्व में हो कि इस प्रकार अस्तित्व में हो कि माइनस ए प्लस ए बराबर ओ या ए प्लस माइनस ए बराबर ओ का मतलब होता है शून्य आव्यूह। यानी इस प्रकार अस्तित्व में हो कि इसका मान जोड़ने पर शून्य हो जाए, तो उसे हम कहते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई उदाहरण भरते हैं, ए बराबर 2 3 5 6, तो इसका योग का प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होगा, तो माइनस ए इसमें भरेंगे। तो अगर माइनस ए लिखा जाएगा तो माइनस का मतलब इसके अंदर गुणा हो जाएगा, -2 3 -5 -6, ये -3 होगा। इनको जोड़ते हैं, ए प्लस माइनस ए जोड़ने पर शून्य आव्यूह आना चाहिए। तो ए की जगह पर लिखेंगे 2 3 5 6 प्लस बी की जगह पर -2 -3 -5 -6 जोड़ लो, प्रत्येक अवयव को जोड़ो, 2 -2 मिलकर के 0, 3 और -3 0, 5 -0 0 5 0। देख ले रहे हैं कि एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो रहा है, अतः कह सकते हैं 0 नहीं है, ओ है, वो मतलब शून्य आव्यूह। तो इसका मान कह सकते हैं कि योग के प्रतिलोम का अस्तित्व -a होगा। अब देखते हैं इसके आगे। यदि a और b दो आव्यूह a और b की कोटि समान हो तो इनका अंतर a के अवयवों से b के संगत अवयवों को घटाने से a और b का अंतर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई आव्यूह a बराबर है a i j और कोई आव्यूह b बराबर है b i j और इनके कोटि बराबर है, इनके कोटि बराबर है, यानी यम गुणित यन ये भी है, यम गुणित यन ये भी है। तो a और b का अंतर a के अवयवों से b के संगत अवयवों को घटाने से a और b का अंतर प्राप्त होता है। यहाँ से लिख सकते हैं कि a माइनस b जो प्राप्त होगा a i j में से इसके संगत अवयव b i j को घटा देने से इनका क्रम भी वही मिलेगा जो इन दोनों का था। ये कहलाता है आव्यूहों का अंतर। जैसे यहाँ पर उदाहरण एक देखते हैं, जैसे a बराबर 2 3 5 1 2 5, मान लो इस तरह से a हो गया, b कोई अवयव है 2 5 3 1 6 7। अगर इसका क्रम लिखें 2 गुणे 3 लिखेंगे, इसका क्रम 2 गुणे 3 लिखेंगे। अगर इसको घटाया जाए, a में से b घटाया जाए तो a को लिखा जाएगा 2 3 5 1 2 5, अब घटा देंगे 2 5 3 1 6 7, घटा करके देखते हैं
2 में से 2 को घटा देंगे 0, 3 में से 5 घटा देंगे तो -2, 5 में से 3 घटा देंगे 2, 1 में से घटा देंगे 0, 2 में से 6 घटा देंगे -4, 5 में से 7 घटा देंगे -2। ये इसका अंतर होगा। और इसका भी क्रम देखो, ये क्रम हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका भी क्रम होगा 2 गुणे 3, तो इसका भी क्रम आ जाएगा 2 गुणे 3। यानी दो आव्यूह के कोट यदि बराबर हो तो उनका अंतर ए के अवयव से बी के संगत अवयव को घटाने से प्राप्त होता है, और उसका अंतर का कोट भी उन दोनों आव्यूहों के कोट के बराबर होता है। इसे कहते हैं आव्यूह के अंतर का अंतर या व्यवकलन। यदि ए एक आव्यूह है तो इस आव्यूह का एक अदिश संख्या से गुणन आव्यूह का अदिश गुणन कहलाता है। यदि ए एक आव्यूह है तो इस आव्यूह का एक अदिश संख्या से गुणन आव्यूह का अदिश गुणन कहलाता है। कोई आव्यूह ए बराबर दिया जाए, ए आई जे, इसका क्रम है यम गुणित एन। कोई अदिश संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या के से गुणा किया जाए तो इस आव्यूह का गुणन एक आव्यूह का अदिश गुणन कहलाता है। इसको के ए से प्रदर्शित करते हैं। तो के ए यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर के ए से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ के ए की जगह पर ए आई जे, इसका कोटि हो जाएगा यम गुणित एन। इसके अंदर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर के ए आई जे एम एन कहलाएगा। इस पर एक सवाल देखते हैं। जैसे ए बराबर दिया जाए 3, 4, 5, 6, अगर इसमें कहा जाए कि 2 से गुणा कीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे 2a, तो इस आव्यूह इस असंख्या का इस अदिश संख्या का 2 के साथ गुणन आव्यूह का अदिश गुणन कहलाता है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 2 गुणित यहाँ ए की जगह पर लिखेंगे 3, 4, 5, 6। अब इसके सभी पदों में गुणा कर देंगे। 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, यानी इसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको कहते हैं 2a। किसी आव्यूह ए में अदिश संख्या के से गुणनफल आव्यूह का अदिश गुणनफल कहलाता है। इसको के ए से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह के स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, तभी गुणनफल अस्तित्व में होगा, अन्यथा गुणनफल अस्तित्व में नहीं होगा। जैसे देखते हैं, माना कि कोई एक आव्यूह ए बराबर, यहाँ लिखा जाए ए आई जे, इसका जो क्रम है यम गुणित एन है, और कोई दूसरा आव्यूह बी बराबर बी आई जे, इसका क्रम है पी गुणे क्यू। इनका गुणनफल संभव तभी होगा जब इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, अर्थात इसका स्तंभ n और इसका पंक्ति p, n बराबर p यदि है तो इनका गुणनफल a इंटू बी अस्तित्व में होगा। अस्तित्व में होगा। अस्तित्व में होगा। यहां पर देखेंगे इसके आगे। देखते हैं, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह के स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। लिख सकते हैं कि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या सभी बराबर होंगे, तभी इनका गुणनफल संभव है, यानी अस्तित्व में होगा, अन्यथा इनका गुणनफल संभव नहीं है। जैसे यहां पर देखते हैं, ए बराबर ये 2, 3, 5, 1, 2, 4, और यहाँ बी बराबर लिखा जाए 1, 2, 3, 4, 1, 3,
मान लो इस तरह से लिखा है, तो इसमें स्तंभ देखते हैं, इसका कोटि पहले लिख लो। तो कोटि हो जाएगा 2 गुणे 3 माने 2 पंक्ति, तीसरा स्तंभ 3, यहाँ पर हो जाएगा पंक्ति 3 स्तंभ 2। तो इसका गुणनफल संभव तभी है जब इसका स्तंभ 3 है और इसकी पंक्ति 1 2 3 है, जब ये बराबर है तभी इसका गुणनफल संभव है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं है। तो किसी भी दो आव्यूहों का गुणनफल संभव तभी है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, अन्यथा अगर ये बराबर नहीं होगी तो उनका गुणनफल अस्तित्व में नहीं होगा, यानी गुणनफल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इनको अब यहाँ पर गुणा के माध्यम से देखते हैं। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, और इनका जब गुणनफल करते हैं, जैसे ए में हम बी का जब गुणा करते हैं, ए और बी का जब गुणा करते हैं, कोई अगर आव्यूह सी प्राप्त होता है तो इसका जो क्रम मिलेगा, इसका क्रम इसका पंक्ति और इसका स्तंभ यानी n गुणित क्यू के रूप का इसका कोटि होगा। जैसे a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो इसका स्तंभ 3 है, इसका पंक्ति 3 है, तो इनका गुणनफल अस्तित्व में होगा, इनका गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। चलो एक बार गुणनफल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब गुणनफल करेंगे तो ये लिखेंगे 2 3 5 1 2 4, यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 4 1 3। अब इसका गुणनफल करते हैं, तो इसमें गुणनफल किस तरह से करते हैं, तो इसके प्रत्येक पंक्ति में इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। फिर से सुनेंगे, इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। जैसे ये पंक्ति हो गया और ये स्तंभ हो गया, तो इस स्तंभ का इसके पंक्ति में गुणा करते हैं। गुणा करो, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 प्लस करके, 3 में 3 का गुणा कर लेंगे 9, 5 में 1 का गुणा कर लेंगे 5। फिर इसी पंक्ति में इस स्तंभ से, मतलब प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से, ये 2 में 2 से गुणा कर लेंगे 4, 3 में 4 से गुणा कर लेंगे 12, 5 में 3 से गुणा कर लेंगे 15। फिर अब इस पंक्ति में इस स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 1 एकम में 1, 3 दूनी के 6, 4 एकम में 4। फिर इससे गुणा करेंगे, 2 एकम में 2, 4 दूनी के 8, 3 चौके 12। अब यहाँ पर इसका जोड़ कर देते हैं, 9 2 11, 11 और 5 16, 12 4 16, 16 और 15 31, 6 4 10 और 1 11, 8 2 10, 10 12 22। ये इसका उत्तर होगा। इसका क्रम देख लेते हैं क्या है, 2 गुणित 2, यानी इसका जो पंक्ति था, इसका जो पंक्ति और इसका स्तंभ, यहाँ पर देखेंगे इसका क्रम क्या है। इसका क्रम है 2 गुणे 3, इसका क्रम है 3 गुणे 2। अगर हाई वाला बराबर है तो इसका जो मान आएगा गुणनफल, ये कोटि ये आएगा, तो 2 गुणित 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस ध्यान देंगे, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, और उनका गुणनफल का जो परिणाम मिलेगा उसका जो कोटि होगा पहले आव्यूह के पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के बराबर होगा, उनका कोटि हो जाएगा। अब यहां से इसके आगे इसका कुछ गुण देखते हैं। दो आव्यूहों के गुणनफल के गुणधर्म, यानी आव्यूहों के गुणनफल के गुणधर्म में दो आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए और बी का गुणनफल ये बराबर नहीं होता है बी और ए के गुणनफल के बराबर। यहाँ पर इसको समझते हैं किस तरह से, यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई आव्यूह ए बराबर दिया जाए, मान लो 2 3 5 6, और बी बराबर दिया जाए 5 6 2 3, तो इनका क्रम होगा 2 गुणित 2, इनका भी क्रम होगा 2 गुणित 2, यानी इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो इसका जब गुणनफल करेंगे ए गुणित बी, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 5 6, यहाँ लिखेंगे 5 6 2 3। तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो पंक्ति बना हुआ है 2 3, तो 2 में करेंगे 5 से गुणा, 3 में करेंगे 2 से गुणा, फिर यहाँ 2 में करेंगे 6 से गुणा, और 3 में करेंगे 3 से गुणा।
फिर इस पंक्ति में 5 में 5 से गुणा, 6 में 2 से गुणा, 5 में 6 से गुणा, 6 में 3 से गुणा। अब यहां से ये बन जाएगा 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, 10 6 16, 6 दूनी के 12, 3 3 9, 12 9 21, 6 दूनी के 12, 5 5 25, 25 और 12 37, ये 6 5 30 और 6 3 18, 30 और 18 48। ये a गुणते b का मान आया। और इसी को अगर हम b गुणते a कर लें, b गुणते a कर लें तो b की जगह पर 5 6 2 3, a की जगह पर 2 3 5 6। चलो गुणा करते हैं इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से, तो 2 5 10, 6 5 30। अब इससे गुणा करेंगे 5 3 15, 6 6 का 36। अब इसमें करेंगे 2 दूनी के 4, 5 3 15, 3 दूनी के 6, 6 3 18, 30 10 40। इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 को 1, 3 1 4 1 5 51, 15 4 19, 18 6 24। देखते हैं कि ये दोनों ये वाला बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी a इंटू बी बराबर नहीं होता है b इंटू ए के बराबर। अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं आव्यूहों के गुणनफल का गुणधर्म में दूसरा वाला साहचर्य प्रगुण, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे 3 आव्यूह मान लेते हैं कि a बराबर है aij और b बराबर है bij और c बराबर है cij। तो इसका अगर गुणनफल कर लें a b और c, यहाँ कोष्टक, एक बार इस कोष्टक को उठा करके यहाँ कर दें तो ये दोनों बराबर आता है, यानी कह सकते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। अगर यहां से इनका क्रम लिख दें m गुणित n, p गुणित q, pq, यहां पर मान लेते हैं कि pqr, यहां पर मान लेते हैं s गुणित t। इनका जब गुणनफल करेंगे तो ये आपस में बराबर आएंगे। यहां पर क्या देखते हैं कि इसका ये वाला ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और यहाँ पर ये वाला इसके बराबर होगा। तो इनका जब गुणनफल करते हैं तो गुणनफल करने पर यह साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। देखते हैं वितरण नियम। आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। कैसे देखते हैं कि जैसे आव्यूह को ये है, ये b प्लस सी है, अगर हम इसके अंदर गुणा कर लेंगे AB और प्लस AC, इन दोनों का मान ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल वितरण प्रगुण का पालन करता है। जैसे मान लेते हैं कि A बराबर लिखा जाए aij, B बराबर लिखा जाए bij और C बराबर लिखा जाए cij, तो ये वितरण प्रगुण का पालन करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल वितरण प्रगुण का पालन करता है। देख लेते हैं निरसन नियम। यहीं पे आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कि 3 आव्यूह है, a बराबर aij, यहाँ पर यम क्रम लिख देते हैं यम गुणित n, b बराबर है bij, यहाँ पर p गुणित q, यहाँ पर c है cij, यहाँ इसका क्रम यस गुणित t लिख देते हैं। तो ये बराबर नहीं होगा, a b का गुणनफल बराबर नहीं होगा a और c का गुणनफल। इसको कहते हैं निरसन नियम, यानी कह सकते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता है। ये हम लोगों के आव्यूहों के गुणनफल का ये इसका बेस हो गया। अब हम देखते हैं इसके अगले वाले भाग में, यहाँ से इसका चैप्टर, इसको यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं।